नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की अगली क्लास में हैं, जिसका टॉपिक है इकोसिस्टम, इकोटोन एंड एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इकोलॉजी टर्म क्या है। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है। इसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के बीच उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी को अंग्रेजी में इकोलॉजी कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के ओइकोस व लोगोस से मानी जाती है। पारिस्थितिकी शब्द प्रयोग सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में रिटर ने किया था। जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल ने सर्वप्रथम 1869 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग ओइकोलॉजी के नाम से किया। ओइकोस का शाब्दिक अर्थ वास स्थान और लोगोस का शाब्दिक अर्थ अध्ययन है। ठीक है, अर्नेस्ट हैकल के अनुसार वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी के अंतर्गत न केवल पौधों व जंतुओं तथा उनके पर्यावरण का अध्ययन भी किया जाता है, वरन मानव समाज और उसके भौतिक पर्यावरण की अंतःक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी में समष्टियों, समुदायों, पारितंत्रों, बायोम एवं जैवमंडल भी सम्मिलित हैं। यूजीन ओडम के अनुसार इसकी परिभाषा क्या है पारिस्थितिकी की, तो पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। ये किसने कहा है? यूजीन ओडम 1963 में। ठीक है, फिर देखते हैं इकोसिस्टम क्या है, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले द्वारा 1935 में किया गया। टांसले के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है। इसकी रचना जैविक तथा अजैविक संघटकों से होती है। यह अपेक्षाकृत स्थिर समस्थिति में होता है। यह खुला तंत्र होता है तथा विविध प्रकार का हो सकता है। सामान्यतः जीवमंडल के सभी संघटकों के समूह जो पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र को प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में जानी जाती है। अगला पॉइंट है इसमें, जैवमंडल मिट्टी, सैल, जल और वायु से बनी हुई है। एक परत है जो पृथ्वी के चारों तरफ मंडल के रूप में फैली हुई है। बृहत्तम पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, मतलब कि जो जैवमंडल में मिट्टी, सैल, जल और वायु, ये जो पतली परत है, ये जो पृथ्वी के चारों तरफ जो है मंडल के रूप में फैली हुई है, ये सबसे बड़ा जो है पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। यह एक कार्यशील इकाई है। पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ जंतु शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, जो सब कुछ भोजन के रूप में खाते हैं। इन्हें सर्वभक्षी कहते हैं, जैसे मनुष्य। ठीक है, कुछ जंतु दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये प्रीडेटर्स कहलाते हैं। फिर आपका आता है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र के संघटक। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक और अजैविक दो संघटक होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के संगठक, इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। पहला आता है जैविक, दूसरा डिवीजन है इसका अजैविक। जैविक में उत्पादक, इसमें जो है पादप जगत आता है। उपभोक्ता में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक जो है 3 श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। फिर अगला आता है आपका अपघटक या वियोजक। फिर अजैविक में अगर देखें तो ये अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक 3 रूपों में जो है विभाजित है। अकार्बनिक में जो आता है जल, लवण एवं गैसें आती हैं। कार्बनिक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, यूरिया, ह्यूमस। भौतिक में
ऊर्जा, प्रकाश, ताप, वायु। ये इसका जो है पारिस्थितिक तंत्र के संघटक का जो है क्लासिफिकेशन आपका हो गया। फिर देखते हैं कि जैविक संघटक क्या है। यह घटक जीवित वस्तुओं का है जो पारिस्थितिकी तंत्र को आकार प्रदान करते हैं। सभी जीवधारियों को जीवित रहने के लिए, प्रजनन तथा वृद्धि के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, जिससे विकिरण ऊर्जा प्राप्त होती है। हरे पौधे इस ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है। वे जीवधारी जो दूसरे पर निर्भर नहीं करते और स्वयं अपना भोजन बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे कि सभी हरे पौधे जो होते हैं वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए वो स्वपोषी कहलाते हैं। वे जीवधारी जो भोजन हेतु सर्वदा दूसरे पर आश्रित रहते हैं परपोषी कहलाते हैं। जैविक घटकों को प्रमुखतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला इसमें आता है उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता और तीसरा अपघटक। ठीक है। उत्पादक में देखते हैं, उत्पादक मुख्य रूप से पादप जगत या हरे पेड़ पौधे जो स्वपोषी पौधे होते हैं को शामिल करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन तथा जल का उपचयन मतलब कि ऑक्सीडेशन होता है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक प्रायः जड़ युक्त पौधों, शाक, झाड़ी तथा वृक्ष हैं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पादप प्लवक यानी कि फाइटोप्लैंक्टन नामक प्लवक पौधे प्रमुख उत्पादक होते हैं। ठीक है। पर्यावरणीय स्थिति अनुकूल होने की दशा में पादप प्लवक इतना भोज्य पदार्थ उत्पादित करते हैं जितना कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में बड़ी झाड़ियाँ या बड़े वृक्षों द्वारा तैयार किया जाता है। लेकिन कब? जब उनके हिसाब से पर्यावरण की जो स्थिति है वो अनुकूल होनी चाहिए। ठीक है। हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक माना जाता है। प्राथमिक उत्पादक जो हैं वो विविध तरह के शैवाल हो सकते हैं, बड़े बड़े वृक्ष हो सकते हैं, झाड़ियाँ हो सकती हैं, शाकीय पौधे हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार की घासें हो सकती हैं और जंगली छोटे शाकीय पौधे भी जो है हो सकते हैं। उपभोक्ता में क्या है? इसके अंतर्गत मानव सहित वे जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों, हरे पौधों अथवा अन्य जीवधारियों को खाकर प्राप्त करते हैं। प्राथमिक उत्पादकों, हरे शाकीय पौधों, झाड़ियों अथवा वृक्षों की पत्तियां आदि को ग्रहण करने वाले जीवधारियों को शाकाहारी कहते हैं। शाकाहारी जीवधारियों को खाने वाले अन्य जीवधारियों को मांसाहारी कहते हैं। हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक और परपोषी उत्पादक जंतुओं को द्वितीयक उत्पादक भी कहते हैं। उपभोक्ता निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं। वह उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहता है प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। जैसे कि क्या? चरने वाले पशु, बकरी, खरगोश, ऊंट, गाय, हिरन, टिड्डा और चूहा इसी श्रेणी में आते हैं। ये हैं प्राथमिक उपभोक्ता। फिर आपके आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। वह उपभोक्ता जो अपने भोजन हेतु शाक भक्षी या अन्य प्राणियों पर निर्भर रहता है। द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं, जैसे हिरन का भेड़िए द्वारा, चूहे का बिल्ली द्वारा और शाकाहारी मछली का मांसाहारी मछली द्वारा खाया जाना, या कि छोटी मछली का बड़ी मछली द्वारा खाया जाना, ये भी यहाँ पे हो सकता है। मेढक मांसाहारी मछली, बिल्ली तथा भेड़िया द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता होता है। फिर आपका आता है तृतीयक उपभोक्ता। इसमें वे उपभोक्ता आते हैं जो प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ताओं को अपना आहार बनाते हैं, जैसे कि बाज, शार्क, शेर, बाघ इत्यादि। ठीक है। आपका अगला क्लासिफिकेशन है अपघटक या मृत जीवी। ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृतक वनस्पतियों और जंतुओं को सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं
तथा इसी प्रक्रिया के द्वारा वे अपना भोजन भी उन्हीं मृत जीवों से प्राप्त करते हैं। अपघटनकर्ताओं के अंतर्गत मृतोपजीवी कवक एवं जीवाणु आते हैं। अपघटनकर्ता मृत पौधों एवं जंतुओं का अपघटन करके पृथ्वी को साफ करते हैं, इसलिए इन्हें प्रकृति का मेहतर भी कहा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको जो है अच्छे से याद कर लीजिए कि प्रकृति का मेहतर किसको कहते हैं, तो जो अपघटन करता है उनको जो है प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। फिर आपका आता है अजैविक संगठक। पारिस्थितिकी तंत्र के संगठक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अजैविक घटकों में मृदा, जल, वायु तथा प्रकाश ऊर्जा आदि आते हैं। अजैविक तंत्र के अंतर्गत बहुसंख्यक अकार्बनिक पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि आते हैं। इसके अंतर्गत रासायनिक एवं भौतिकीय प्रक्रियाएं जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, बाढ़, दावानल, जलवायु, मौसमी दशाएं आदि भी सम्मिलित हैं। अजैविक संगठक को कार्बनिक, अकार्बनिक एवं भौतिक 3 घटकों में विभाजित किया जा सकता है। जैसा कि ये क्लासिफिकेशन मैंने ऊपर बता दिया था, उसी का ये डिटेल है। ठीक है, कार्बनिक संगठक पे आते हैं। इसके अंतर्गत मृत पौधे एवं जंतुओं के कार्बनिक पदार्थों और यौगिकों जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और उनके अपघटक द्वारा उत्पादित उत्पाद जैसे यूरिया और ह्यूमस आदि शामिल हैं। कार्बनिक संगठक जैविक एवं अजैविक संगठकों में संबंध स्थापित करते हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक भाग मिलकर निर्जीव वातावरण का निर्माण करते हैं। फिर आपका आता है अकार्बनिक संगठक। इसके अंतर्गत जल, मृदा, विभिन्न खनिज, लवण यथा फास्फेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन आदि आते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न वायुमंडलीय गैसें जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, अमोनिया आदि शामिल होते हैं। फिर आपका आता है भौतिक जलवायुवीय संघटक। इसमें विविध प्रकार के जलवायुवीय कारक जैसे तापमान, हवा, प्रकाश वर्ष और स्थलाकृति, वायुमंडलीय दाब आदि प्रमुख हैं। हरे पौधों को पर्णहरिम द्वारा विकिरण ऊर्जा के रूप में ग्रहण की जाती है। फिर आपका आता है अगला इकोटोन। इकोटोन क्या है? इकोटोन एक ऐसा क्षेत्र है जो 2 पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच एक सीमा या संक्रमण के रूप में कार्य करता है। उदाहरण, एक नदी और उसके नदी तट के बीच दलदली भूमि का क्षेत्र हो सकता है। इकोटोन पर्यावरणीय महत्व से संबंधित है। चूंकि यह क्षेत्र 2 पारिस्थितिकी तंत्रों या बायोम के बीच परिवर्तन है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि इसमें जीवों और वनस्पतियों की प्रजातियों की एक विशाल विविधता शामिल है। क्योंकि यह क्षेत्र दोनों सीमावर्ती पारिस्थितिकी तंत्रों से प्रभावित है। इकोटोन के उदाहरणों में दलदली भूमि, सूखे और गीले पारिस्थितिक तंत्र के बीच, मैंग्रोव वन, स्थलीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के बीच, घास के मैदान, रेगिस्तान और जंगल के बीच, और मुहाना, खारे पानी और मीठे पानी के बीच ये शामिल हैं। ठीक है, ये इकोटोन के जो है उदाहरण हैं। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर ढलानों पर जलवायु परिस्थितियों में बदलाव के कारण पर्वत श्रृंखलाएं भी इकोटोन बना सकती हैं। ठीक है, फिर आपका आता है पर्यावरणीय पारिस्थितिकी संतुलन। पारिस्थितिकी संतुलन एक शब्द है जिसका उपयोग जीवित जीवों जैसे मनुष्यों, पौधों और जानवरों और उनके पर्यावरण के बीच संतुलन का वर्णन करने के लिए किया जाता है। सामंजस्यपूर्ण संबंध एवं एक स्वस्थ और वांछनीय पारिस्थितिकी संतुलन को दर्शाते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में मनुष्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि अन्य जीवों की तुलना में उसके पास उच्चतम विचार क्षमता है। पारिस्थितिकी तंत्र में होने वाला प्रकाश संश्लेषण एक
अच्छे वातावरण के निर्माण में योगदान देता है, जो सभी जीवों के अस्तित्व को स्थिर करता है। सभी जीवित जीवों के लिए पर्याप्त भोजन की उपलब्धता और उनकी स्थिरता पारिस्थितिकी संतुलन के अस्तित्व को दर्शाती है, इसलिए यह संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पर्यावरण के अस्तित्व और स्थिरता को सुनिश्चित करता है। अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र प्रत्येक जीव को अपेक्षित रूप से विकसित करने और पुनः पेश करने में सक्षम बनाता है। उन्हें जीवित रखने के लिए उन्हें पर्याप्त भोजन मिलता है। पारिस्थितिकी संतुलन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जीवों के निरंतर अस्तित्व की ओर जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी विशेष शैली का दुरुपयोग या अतिप्रयोग नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए, वनों के अत्यधिक कटाई को रोकने के लिए कृषि और संसाधन उपयोग जैसी मानवीय गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है। वनों की कटाई से सूखा पड़ता है। सूखा खाद्य उत्पादन को कम करता है, जिसके परिणामस्वरूप अपर्याप्त भोजन होता है। अपर्याप्त भोजन से भूख और बाद में मृत्यु होती है। इस प्रकार कुछ प्रजातियों का अस्तित्व कम हो जाता है। पारिस्थितिक संतुलन जीवों और पर्यावरण की स्थिरता सुनिश्चित करता है। यह जीवों के प्रजनन और विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाता है। यह बाढ़, सूखा प्रेरित भूख, तूफान जैसी पारिस्थितिक असंतुलन से मुक्त एक स्थिर वातावरण विकसित करता है। अगला पॉइंट है आपका, यह सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है कि एक स्थिर वातावरण बनाया जाए। मानवीय गतिविधियां पर्यावरणीय स्थिरता को प्रभावित करती हैं। वृक्षारोपण और घटते वनों की कटाई से अवांछित जलवायु परिवर्तन को रोका जा सकता है। अत्यधिक जंगली जानवरों के निवासियों का नियंत्रण वांछित जनसंख्या वृद्धि सुनिश्चित करता है। इसलिए एक व्यक्ति पारिस्थितिक संतुलन के निर्माण और रखरखाव में सकारात्मक योगदान दे सकता है। पारिस्थितिक संतुलन दुनिया के अस्तित्व के बारे में बताता है। पृथ्वी के निवासी जैसे मनुष्य, पौधे, जानवर, अन्य सूक्ष्मजीव जीवित रहते हैं। ये प्रजातियां प्रजनन और विकास के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करती हैं या प्राप्त करती हैं। फिर अंत में आपके कुछ फैक्ट्स हैं, इसको देख लीजिए। पारिस्थितिकी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है वातावरण और जीव समुदाय का। इकोलॉजी शब्द के प्रथम प्रयोक्ता थे रिटर। पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम परिभाषित किया किसने? अर्नेस्ट हैकल ने। पारिस्थितिकी के जनक हैं अर्नेस्ट हैकल। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन कौन से हैं? वो है जैविक और अजैविक। पारिस्थितिकी के अन्य नाम हैं समुदाय विज्ञान, ये किसने कहा है? फ्रेडरिक क्लेमेंट्स। वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास, ये चार्ल्स एल्टन द्वारा कहा गया है। ये जो है पारिस्थितिकी के अन्य दो नाम हैं। पारिस्थितिकी को मस्तिष्क की एक दशा किसने कहा है? मेडॉक्स ने 1972 में। पारिस्थितिकी अनेक अध्येताओं के लिए संरक्षण एवं पर्यावरण के पर्यायवाची हैं। यह कथन किसका है? पार्क ने 1980 में कहा था। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? वो थे एजी टांसले। प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है, वो है पारिस्थितिकी तंत्र। फिर आता है आपका अगला पॉइंट, जीवीय एवं अजीवीय घटकों में संबंध स्थापित करते हैं अपघटक। पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई है उष्मा। दो मित्र पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य संक्रमण को कहते हैं इकोक्लाइन क्षेत्र। ठीक है, तो इस क्लास की अंत हम लोग यहीं पे करते हैं। फिर अगला टॉपिक आपके साथ मिलेंगे कल। धन्यवाद दोस्तों।